आप कह रहे हो कि क्योंकि जहां पर नरेंद्र मोदी और बीजेपी एनडीए जीत रहे हैं वो सब गंवार और अनपढ़ है। ये कैसी राजनीति है? इस तरह की राजनीति कांग्रेस कर रही है। अब इसको इसको भी समझिए। और इससे भी आपको एक और बेहुदा बयान दिखाता हूं कांग्रेस का, फिर उस पर आता हूं कांग्रेस को हो क्या गया। ये सवाल बार बार मन में उठता है, कांग्रेस को हो क्या गया है, कांग्रेस के नेता किस तरह के बयान देते हैं। राजनीति में पुरुष का भाग्य कब बदल जाए और बाजी कब पलट जाए, ये कहना बहुत मुश्किल है। अब देखिए ना, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस मीडिया सेल के को इंचार्ज पवन खेड़ा ने एक दिन पहले अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट किया था। उस पोस्ट में पवन खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और उनकी पत्नी रिंकी भुइयां की एक तस्वीर लगाई और तस्वीर के नीचे कैप्शन लगाया। उस कैप्शन में लिखा है कि चुनाव के बाद ये दोनों देश छोड़कर भागने वाले हैं। तो एक दिन पहले तक पवन खेड़ा हेमंत बिस्व शर्मा और रिंकी भुइयां को निशाना बनाकर यह कह रहे थे कि ये दोनों भागने वाले हैं, लेकिन अगले दिन पवन खेड़ा को खुद दिल्ली में अपने घर से भागना पड़ा। पवन खेड़ा दिल्ली से भागकर कहां गए, इसको लेकर अभी पुख्ता सूचना कुछ नहीं है, लेकिन एक वीडियो आ रहा है जो तमाम चैनल्स उस वीडियो को पोस्ट कर रहे हैं और उस पोस्ट के अंदर ये दिखाया गया, उस वीडियो में ये दिखाया गया है, उस वीडियो में ये दावा किया जा रहा है कि दरअसल पवन खेड़ा वो दिल्ली से भागकर हैदराबाद पहुंचे हैं और हैदराबाद की एक गाड़ी के अंदर, एक कार में बैठे हुए हैं और जैसे ही उन्होंने वहां पर तमाम कैमरे देखे तो उन्होंने कैमरे से बचते हुए अपने घुटनों में अपना चेहरा छुपाया और मुर्गा उकड़ू बनकर वो किसी तरह से जो है अपना चेहरा छुपाकर गाड़ी में फर्राटे से भाग गए। तो ये पवन खेड़ा जो एक दिन पहले तक हेमंत बिस्व शर्मा को भगा रहे थे, आज खुद अपना मुंह छुपाकर भाग रहे हैं। मैंने पहले ही कहा, पुरुष का भाग्य कब बदल जाए और बाजी कब पलट जाए ये कहना मुश्किल है। ये बाजी कैसे पलटी इसको समझाऊं, इसके ऊपर विस्तार से आऊं, लेकिन उससे पहले एक बात जरूर कह रहा हूं कि राजनीति में कभी भी बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। पवन खेड़ा या किसी भी नेता को बहुत बड़े बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि फिर से कह रहा हूं, बाजी कब पलट जाए कहना मुश्किल है। दरअसल पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कांग्रेस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कुछ कागज दिखाए और कुछ कागज दिखाने के साथ ये दावा किया कि दरअसल हेमंत बिस्व शर्मा की जो पत्नी है रिंकी भुइयां, उनके पास एक नहीं 3 देशों के पासपोर्ट हैं। और न सिर्फ उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 3 देशों के पासपोर्ट की फोटोकॉपी दिखाई, बल्कि उन्होंने दावा भी किया, उन्होंने चुनौती भी दी हेमंत बिस्व शर्मा को कि जो कर सकते हो करके देख लो, हम कहीं जाने वाले नहीं, हम ये सबूत लेकर बैठे हैं, जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो। इस तरह से उन्होंने हेमंत बिस्व शर्मा को गुवाहाटी में बैठकर कुछ दस्तावेजों के सहारे चुनौती दे डाली। क्या कहा हेमंत बिस्व शर्मा को लेकर और उनकी पत्नी को लेकर पवन खेड़ा ने, सुनिए जरा। आप करिए ना केस, चुनौती देकर जा रहे हैं, गुवाहाटी में बैठकर चुनौती दे रहे हैं, करिए केस। 48 घंटे भी क्यों इंतजार कर रहे हैं, आज रात को करिए, खुलवाइए कोर्ट, आपकी तो बहुत चलती है, सुना, कौन रोक रहा है। तो देखा कितने बड़े बड़े बोल रहे थे पवन खेड़ा, लेकिन जैसे ही हेमंत बिस्व शर्मा ने इस पूरे मामले में कार्रवाई करी, बल्कि ये कहना चाहिए हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी ने इस पूरे मामले में जब एक्टिव हुई, उन्होंने जो है ये दावा किया, उन्होंने कहा कि ये जो कांग्रेस ने पूरे दस्तावेज दिखाए हैं वो पूरी तरह से फर्जी हैं, उनके पास किन्हीं 3 देशों का पासपोर्ट नहीं है, बिल्कुल झूठ बात है। और साथ साथ सोशल मीडिया पर जब तमाम लोगों ने जब इसका फैक्ट चेक करना शुरू किया तो पता चला कि इस तरह के जो है फोटोकॉपी करके AI से या किसी जो है किसी ऐप से इस तरह से फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार होते हैं। तो अभी भी कांग्रेस कह रही है कि ये कागज जो हैं, ये दस्तावेज जो हैं वो असली हैं। रिंकी भुइयां के पास 3 पासपोर्ट हैं, लेकिन असम पुलिस ने इसके ऊपर कार्रवाई शुरू कर दी, क्योंकि रिंकी भुइयां ने इसको लेकर के पवन खेड़ा के खिलाफ एक कंप्लेंट लिखवा दी। और पवन खेड़ा उस कंप्लेंट को लिखे जाने के बाद जब असम की पुलिस पवन खेड़ा के दिल्ली के घर पहुंची निजामुद्दीन में, तो पवन खेड़ा भाग गए, वो पुलिस से छुपकर भाग गए। और ये कहा जा रहा है कि भागकर वो हैदराबाद गए हैं। हैदराबाद इसलिए गए हैं क्योंकि हैदराबाद में कांग्रेस की सरकार है, रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री हैं, तो इस वक्त उनके लिए सेफ जो है वो कर्नाटक या फिर जो है दूसरी तरफ हैदराबाद जैसे स्टेट हो सकते हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि पवन खेड़ा भाग करके दरअसल हैदराबाद में छुप गया। अब लोग इसका मजाक भी बना रहे हैं। लोग ये जो वीडियो है जो मैंने आपको दिखाया कि किसमें इसमें दावा जिसमें किया जा रहा है कि पवन खेड़ा अपना मुंह अपने घुटनों में छुपाकर जो है किसी तरह से बचकर भाग रहे हैं, लोग उस वीडियो को डाल
डाल के कह रहे हैं अरे ये तो राहुल गांधी के बब्बर शेर हैं। राहुल गांधी कहते हैं हमारे कांग्रेस के नेता बब्बर शेर हैं, हम बब्बर शेर हैं। तो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं बब्बर शेर जो है, बब्बर शेर इस तरह से कैसे छुप छुप कर भाग रहे हैं। लोग मजाक बना रहे हैं, पर सवाल ये है कि ये स्थिति में कांग्रेस आई क्यों, और कांग्रेस एक के बाद एक गलतियां कर क्यों रही है। और ऐसा नहीं है कि पवन खेड़ा अकेले गलती कर रहे हैं, कांग्रेस के एक के बाद एक तमाम नेता इस तरह की गलतियां कर रही है। ये क्या है, कांग्रेस इस मुकाम तक क्यों पहुंच गई है और कांग्रेस क्यों ऐसा कर रही है, आज ये बड़ा सवाल है। देखिए पवन खेड़ा, राजनीति जो है आपको करनी है, ठीक है, आपको हेमंत बिस्व शर्मा के ऊपर करप्शन के चार्जेस लगाने हैं, आपको दावा करना है कि उन्होंने पैसा कमाया, सब किए, सब ठीक है। लेकिन चुनाव के बीच में बाकायदा पवन खेड़ा ने जिस तरह से, और कांग्रेस ने, पवन खेड़ा तो क्या उनको कांग्रेस में जो कहा गया होगा उन्होंने वही किया होगा, तो जिस तरह से उन्होंने हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी को निशाना बनाया, वो भी ऐसे दस्तावेजों पर जो दस्तावेज जो हैं जिनको पूरी तरह से फर्जी करार दिया जा रहा है, ऐसे दस्तावेज। तो हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी को निशाना बनाने की जरूरत क्या थी, लेकिन आपने निशाना बनाया, गुवाहाटी में बैठ के निशाना बनाया, बड़ी छाती चौड़ी करके जो है ऊपर से चैलेंज किया। अब हेमंत बिस्व शर्मा जो है वो कांग्रेस से आए हुए नेता है, मत भूलिए, वो कांग्रेस से आए नेता है, वो कांग्रेस की नस नस को जानते हैं, और दूसरी बात वो जानते हैं कांग्रेसियों से कैसे निपटना है। मैं ये कह रहा हूं, मैं इसको बार बार कहता हूं कि बीजेपी के लोगों को शायद जो है कांग्रेस से या कांग्रेसियों से कैसे निपटना है बीजेपी के लोगों को नहीं आता, जो है खांटी बीजेपी के, लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा वो नेता है जो कांग्रेस से आए, इसलिए उनको कांग्रेस की सारी टैक्टिक्स पता है, उनको पता है कांग्रेसियों से कैसे निपटा जाता है, और वो उसी तरीके से कांग्रेसियों से निपट रहे हैं। उन्होंने तुरंत जो है पवन खेड़ा के खिलाफ एफआईआर करवाई, पुलिस भिजवाई, और पवन खेड़ा जो है भागते फिर रहे हैं। अब फिर से कह रहा हूं कि इसको लेकर ये सवाल सब उठा रहे हैं, और ये इंडी गठबंधन जो है, जो विपक्षी गठबंधन है, उसके नेता भी ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई पवन खेड़ा को इस तरह से या कांग्रेस को इस तरह से बीच चुनाव में, आपके पास 50 मुद्दे हैं असम में, आपके पास ढेरों मुद्दे हैं जिन पर आप हेमंत बिस्व शर्मा को घेर सकते हैं, जिन पर आप जो है असम की सरकार को घेर सकते हैं, बीजेपी को घेर सकते हैं, लेकिन वो सब कुछ छोड़ करके आप एक मुख्यमंत्री की पत्नी के पीछे जो आपने घोड़े दौड़ा दिए। अब उसका अंजाम जो है ये हुआ कि अब आप भागते फिर रहे हैं। अब इस मामले में क्या होगा अभी तो कहना मुश्किल है, लेकिन कानूनी कार्रवाई चलेगी, तो फिर पवन खेड़ा का फिलहाल जो है बचना जो है बड़ा मुश्किल लग रहा है इस पूरे प्रकरण में। लेकिन अकेले पवन खेड़ा नहीं फंसे हैं, मैंने कहा आज का मेरा शीर्षक ही है खड़गे खेड़ा और कांग्रेस का बखेड़ा, ये मेरा आज का शीर्षक है। क्यों? क्योंकि खड़गे साहब का भी एक बयान जो है, एक नहीं बल्कि उनके दो बयान जो है वायरल हो रहे हैं, और उनके एक बयान को लेकर बाकायदा उनके खिलाफ, खड़गे जी के खिलाफ एक जो है एफआईआर भी असम में दर्ज हो चुकी है। तो जो खेड़ा जो है, पवन खेड़ा तो भाग रहे हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि खड़गे का क्या होगा, क्या खड़गे भी भागेंगे या खड़गे भी फंस गए, ये आज बड़ा सवाल है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये नौबत क्यों आई, खड़गे जी को ये बयान देने की जरूरत क्या थी। उन्होंने जो बयान दिया बेहद ही निकृष्ट किस्म का बयान है, बेहद भड़काऊ है, दंगे भड़काने वाला कह सकते हैं, या इसको ये भी कह सकते हैं कि एक तरह से नरसंहार के लिए प्रेरित करने वाला बयान है। बीजेपी तो कह रही है साफ तौर पर हमारे लोगों को मारने का इन्होंने एक तरह से सुपारी देने का काम कर रहे हैं। दरअसल खड़गे जी ने क्या किया, खड़गे जी ने असम की एक चुनावी सभा में, ऐसी सभा जहां पर मैक्सिमम मुस्लिम आबादी थी, मुस्लिम वोटर ज्यादा थे, उनके बीच खड़गे जी ने यह कहा, मुसलमानों को संबोधित करते हुए ये कहा कि भाई आपकी कुरान में ये लिखा है, और इसीलिए कुरान के अनुसार मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर आपके सामने जो है बीजेपी और आरएसएस के लोग आ जाते हैं, बीजेपी और आरएसएस के लोग जो हैं उनको वो जहरीले सांप हैं, और उनको मारने के लिए अगर आपको नमाज छोड़नी पड़े, नमाज तोड़नी पड़े, यानी आप नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी नमाज और को छोड़ करके, तोड़ करके आप पहले जो है वो बीजेपी आरएसएस के लोगों को मारो, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप लोग खत्म हो जाओगे। तो ये खड़गे का बयान जो है मतलब बेहद ही भड़काऊ बयान है, और इसमें उन्होंने एक तरह से सीधा बीजेपी और आरएसएस के लोगों को मारने की एक तरह से कह दिया कि भाई आप इनको मारो, नहीं तो मुसलमान अगर इनको नहीं मारेंगे तो फिर जो है आप खत्म हो जाओगे। वैसे तो इसमें सबसे बड़ा एक पेश ये भी है कि जो है कुरान का जो हवाला दिया है खड़गे जी ने, वो कुरान में ऐसा कुछ नहीं है। तमाम मुस्लिम विद्वान है वो कह रहे हैं कि कुरान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप अपना जो है जब आप नमाज पढ़ रहे हो तो नमाज को छोड़ करके, तोड़ करके पहले सांप को मारो, ये कुरान में कहीं नहीं लिखा है। लेकिन उन्होंने कुरान का भी गलत हवाला दिया, ऊपर से उन्होंने जो भाषण दिया वो बेहद भड़काऊ था। एक बार उनका बयान सुन लीजिए, आपको खुद यकीन हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यकीन ही नहीं हुआ जब ये बात उन्होंने सुनी कि भाई खड़गे जी ने कहा। बहुत सारे लोग देख रहे थे कि एआई जनरेटेड वीडियो तो नहीं है, लेकिन अब ये साफ हो गया कि एआई जनरेटेड नहीं है, ये ओरिजिनल वीडियो। तो आप भी सुन लीजिए ताकि आपके कानों को यकीन हो जाए कि खड़गे जी ने दरअसल यही कहा था। सुनिए जरा। कोई इस जहरीला सांप आपके सामने से गुजर रहा है,
और आप नमाज भी पढ़ रहे हैं, नमाज तोड़ के उस जहरीली सांप को मारना, ये कुरान में कहा है। और मैं यही कहूंगा, आपका नमाज तोड़ना तो परवाह नहीं, ये जहरीला सांप है आरएसएस और बीजेपी, इसको अगर आप नहीं मारेंगे आप कभी बचेंगे नहीं। तो अब इस भाषण को लेकर खड़गे बुरी तरह से गिर गए हैं। और जो है खड़गे कांग्रेस में तो लोग खड़गे के सपोर्ट में खड़े हैं। कांग्रेस के लोग तो जो हैं वो कह रहे हैं कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने कुछ ऐसी बात नहीं की। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी भी इसी तरह के बयान देते हैं, राहुल गांधी भी संघ और भाजपा को लेकर इसी तरह से हमले करते हैं। लेकिन इस पूरी कहानी में एक जो ट्विस्ट आ गया वो ये कि एक दिन पहले खड़गे जो है मुसलमानों के बीच जाकर ये कहते हैं कि भाई संघ और भाजपा जो है वो जहरीले सांप है, उनको मारना चाहिए। और उसके अगले दिन ही नागपुर में संघ मुख्यालय के पास, संघ मुख्यालय से 2 किलोमीटर की दूरी में, वहां पर पुलिस जो है विस्फोटक बरामद करती है। अब लोग इस दोनों चीजों को जोड़ रहे हैं। अब ये संयोग है, प्रयोग है, लोग इसकी बात करने लगे हैं। रतन शारदा जो संघ के एक बड़े जानकार हैं, कई किताबें उन्होंने आरएसएस पर लिखी हैं, उन्होंने बाकायदा खड़गे जी को टैग करते हुए ट्वीट करा कि आप यही चाहते थे ना कि भाई जिन की आपके समर्थक जो है इस तरह से जो है आरएसएस पर हमला करे, जिस तरह से 1947-48 में हिंदुओं का नरसंहार हुआ था, इस तरह से उन्होंने रतन शारदा ने लताड़ लगाई है। तो ये अब संयोग है या प्रयोग है कि खड़गे एक दिन कहते हैं और उसके अगले दिन जो है इस तरह से जो है वो आरएसएस को लेकर निशाना बनाते हैं और अगले दिन आरएसएस मुख्यालय के पास विस्फोटक बरामद हो जाते हैं। क्योंकि खड़गे जी ने यही तो कहा ना कि आरएसएस और बीजेपी के लोगों को मारो। अब आप इसकी अब इसकी कितनी तरह से, अब क्योंकि एफआईआर हो चुकी है तो इसकी व्याख्याएं जो है कांग्रेस और कांग्रेसी की जो है अलग अलग तरीके से करेंगे। नहीं, उन्होंने तो आइडियोलॉजी की बात की थी, उन्होंने तो ऐसा कहा था वैसा कहा था, लेकिन आपने बयान सुना, आइडियोलॉजी की बात नहीं थी, उन्होंने सीधा सीधा आरएसएस और बीजेपी के लिए कहा कि ये जहरीले सांप हैं, इनको मारना चाहिए। और खड़गे जी का इस तरह का बयान पहला नहीं है, इससे पहले भी खड़गे जो है इस तरह के बयान दे चुके हैं। लेकिन अब यहां यह समझने की जरूरत है कि खड़गे बयान दे क्यों रहे हैं। दरअसल खड़गे जो हैं वो कांग्रेस के अध्यक्ष जरूर हैं, लेकिन वो कांग्रेस हाईकमान नहीं। आप अच्छी तरह से जानते हैं, खड़गे जी ने खुद कहा, उनसे कोई सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा हाईकमान से पूछना पड़ेगा। अब वैसे तो पार्टी का अध्यक्ष ही हाईकमान होता है, लेकिन अगर खड़गे जी पार्टी अध्यक्ष खुद कह रहे हैं कि मैं हाईकमान से ये डिसाइड करेगी, हाईकमान तय करेगी, तो हाईकमान का मतलब राहुल गांधी, सोनिया गांधी है। तो खड़गे जी वास्तव में कांग्रेस के अध्यक्ष जरूर है, लेकिन उनको जो है अध्यक्ष की कुर्सी पर अगर बने रहना है तो उनको राहुल गांधी को प्लीज करना बहुत जरूरी है। उनको राहुल गांधी का समर्थन, राहुल गांधी का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। अगर राहुल गांधी का समर्थन, आशीर्वाद नहीं मिलेगा तो खड़गे जी एक भी दिन अध्यक्ष नहीं रह सकते। इसलिए वो दरअसल खड़गे जो हैं, खड़गे जी वो कर क्या रहे हैं, वो राहुल गांधी को प्लीज करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी खुद कह चुके हैं, राहुल गांधी कई बार कह चुके हैं, ये राहुल गांधी ने तो आरएसएस और हिंदूवादी संगठनों को जो है उन्होंने हिंदुत्ववादी संगठनों को एलईटी से भी ज्यादा खतरनाक बता दिया था। तो राहुल गांधी तो इसी लाइन पर चलते हैं। राहुल गांधी तो सीधे सीधे आरएसएस पर बैन लगाने की बात करते हैं। जब भारत जोड़ो यात्रा थी तो बाकायदा एक पोस्टर जारी किया गया था जिसमें आरएसएस की यूनिफॉर्म में आग लगाते हुए दिखाया गया था, आपको अच्छी तरह से याद होगा। तो खड़गे जी दरअसल यही कर रहे हैं, वो राहुल गांधी को प्लीज करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी कुर्सी को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। इसकी पूरी क्रोनोलॉजी मैं आपको बताता हूं। देखिए मेरे पास कुछ दस्तावेज है और आपको साल, ईयर वाइज आपको बताता हूं दरअसल खड़गे जी ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसको आपको समझ आएगा। अक्टूबर 2022 में मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं और खड़गे जी के अध्यक्ष बनने के साथ ही वो जो है नरेंद्र मोदी को और आरएसएस को, बीजेपी को अलग अलग तरह से जो है गालियां देना, उनको जहरीला बोलना, ये सब कहना वो शुरू कर देते हैं। ये जो खबर है ये नवंबर 2022 के, अक्टूबर में वो अध्यक्ष बनते हैं। नवंबर में खड़गे जी जो हैं मोदी को गुजरात चुनाव में जाते हैं और कहते हैं कि मोदी जो है 100 सिरों वाले राक्षस हैं। अब राहुल गांधी इससे बड़े खुश हुए होंगे। राहुल गांधी ने सोचा होगा वाह, मैंने बहुत सही व्यक्ति को जो है कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, जो सीधा सीधा मोदी को राक्षस कह रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी भी बहुत कुछ कहते हैं, मोदी को डंडे मारने की बात करते हैं, मोदी को और भी बहुत कुछ कहते हैं, मोदी को चोर कहते हैं, मोदी को बाकी चीजें कहते हैं। तो खड़गे जी ने उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए कहा कि अध्यक्ष बनने के 1 महीने बाद तुरंत कहा कि जो है नरेंद्र मोदी है वो 100 सर वाले रावण है। तो इसके कुछ महीनों बाद 2022 से 2023 में 27 अप्रैल 2023 को मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो एक जहरीले सांप हैं। अब पता नहीं सांपों से उनको इतना लगाव क्यों, बार बार सांप, बार बार जहर उगलना, उनको जहर किससे बुझे बयान देना उनको बड़ा पसंद है। तो वो कहते हैं 2023 में खड़गे जी कहते हैं कि मोदी जो है वो एक जहरीले सांप की तरह है। आपको लगता होगा कि ये पॉइजन है कि नहीं है, लेकिन आप इसको एक बार चख के देखिए,
आप जो है मर जाएंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि ये तो नरेंद्र मोदी को जहरीला सांप का। बाद में उन्होंने उसको फिर घुमा फिरा, मैंने नहीं मोदी को नहीं कहा था, मैंने आइडियोलॉजी को कहा था, ये कहा था, वो कहा था, अब भी वो यही कहेंगे। लेकिन दरअसल उन्होंने सीधा सीधा नरेंद्र मोदी को जहरीला सांप कहा था। और उसके बाद देखिए उसी साल फिर थोड़े दिन बाद उन्होंने क्या किया, छत्तीसगढ़ में वो नरेंद्र मोदी के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो कहते हैं तेरे जैसे बहुत आए और चले गए। अब आप ये राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं या पर्सनल खुंदक निकाल रहे हैं? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने, आरएसएस ने आपको जो है सत्ता से बाहर कर दिया है, राहुल गांधी को सत्ता से बाहर कर दिया है। 11 साल से वो जो है विपक्ष में बैठे हैं, सत्ता में आने की राह देख रहे हैं, लेकिन आरएसएस मोदी ने आपको वहां पर रोक रखा है। तो आप ये पर्सनल खुंदक निकाल रहे हैं कि तेरे जैसे बहुत आए और चले गए। ये बयान देने की क्या जरूरत है? ये खड़गे जी का बयान है। फिर उसके बाद जो है खड़गे जी उसके बाद ये क्या कहते हैं, एक साल पहले फिर ये 24 मैंने आपको बताया 23-24 में, उसके बाद फिर कहते हैं कि भाजपा और आरएसएस जहर की तरह है, ऐसे जहरीले सांपों को मार देना चाहिए। अब यहाँ तो उन्होंने जहरीले सांपों की तरह कहा, लेकिन अभी उन्होंने जो असम में कहा वो सीधा सीधा कहा ये जहरीले सांप है, सांपों की तरह भी नहीं बोला। तो ये भी उनका उसके बाद भाषण है। फिर उसके बाद जो है उन्होंने जुलाई 2025 में क्या बयान दिया, जुलाई 2025 में कहा नरेंद्र मोदी जो है हर दिन टीवी पर जो है भौंकते रहते हैं। आप देश के प्रधानमंत्री के लिए शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये किस हद तक बेहूदगी है इसको इस बात से भी समझिए। कुछ साल पहले आपको अच्छी तरह से याद होगा मल्लिकार्जुन खड़गे की सेहत जो है खराब हुई थी, वो अस्वस्थ थे। अब उनकी एज भी है, एज फैक्टर भी है। तो जब वो अस्वस्थ थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको उनके लिए ट्वीट करा और कहा कि भाई आप जल्द स्वस्थ हों, आपकी जल्द स्वस्थ होने की शुभकामनाएं हैं, प्रार्थनाएं हैं। तो नरेंद्र मोदी उनके स्वस्थ होने की दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। जवाब में जो है खड़गे जी कहते हैं तुम्हें कुर्सी से हटाए बिना नहीं मरूंगा। अब आपसे सोचिए, आपने बेसिक कर्टसी जो होती है वो भी खत्म कर दिया। आप ये भूल गए कि देश के प्रधानमंत्री के बारे में आप बोल रहे हैं। आपका राजनीतिक प्रतिद्वंदी नहीं, देश के प्रधानमंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री। इतने ओछे जवाब, इतनी इस तरह के बयान देना, बेहूदगी भरे बयान देना, इसका क्या मतलब है? लेकिन फिर से कह रहा हूं, खड़गे जी अपनी कुर्सी को जस्टिफाई कर रहे हैं। वो राहुल गांधी को प्लीज करने की, राहुल गांधी को, गांधी परिवार को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनकी कुर्सी बनी रहे। और इस क्रम में वो कहां कहां चले जाके क्या क्या कह देते हैं उनको पता ही नहीं चलता। ये जो उन्होंने असम में बयान दिया, इससे 2 दिन पहले केरल में भी उनका एक बयान जो है बहुत विवादित हुआ। केरल में जाकर उन्होंने क्या कह दिया खड़गे जी ने, केरल में जाकर उन्होंने कहा कि केरल के लोग जो है ना वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो नरेंद्र मोदी उनको बेवकूफ नहीं बना सकते जैसे गुजरात और अन्य जगह पर बना लिया। अब सोचिए इस बयान के मायने क्या है? इस बयान के मायने ये है कि केरल में लोग पढ़े लिखे होते हैं, इसलिए बीजेपी और मोदी वहां पे जीत नहीं सकते, लेकिन गुजरात में लोग अशिक्षित हैं, गुजरात में गंवार है, अशिक्षित हैं, अनपढ़ है, इसलिए नरेंद्र मोदी और बीजेपी वहां जीत जाती है। और गुजरात के साथ साथ उन्होंने गुजरात और अन्य भी बोला। अब अन्य में क्या है? क्या मतलब आप ये कहना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के लोग गंवार और अनपढ़ हैं? लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों ने तो राहुल गांधी को भी जिताया। राहुल गांधी इस समय उत्तर प्रदेश से सांसद हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश के लोग गंवार और जो है अनपढ़ हैं? फिर उसके बाद सवाल ये कि क्या गुजरात के लोग सब गंवार और अनपढ़ हैं क्योंकि वो कांग्रेस को वोट नहीं दे रहे? और फिर क्या दिल्ली के लोग गंवार और अनपढ़ हैं? क्या मध्य प्रदेश के लोग गंवार और अनपढ़ हैं? क्या राजस्थान के लोग गंवार और अनपढ़ हैं? क्या इसी तरह से जो है छत्तीसगढ़ के लोग गंवार और अनपढ़ हैं? क्या असम के लोग गंवार और अनपढ़ हैं? मतलब आप कहना क्या चाह रहे हो? आप क्या बिहार के लोग गंवार और अनपढ़ हैं? आप कह रहे हो कि क्योंकि जहां पर नरेंद्र मोदी और बीजेपी एनडीए जीत रहे हैं वो सब गंवार और अनपढ़ हैं। ये कैसी राजनीति है? इस तरह की राजनीति कांग्रेस कर रही है। अब इसको भी समझिए। और इससे भी आपको एक और बेहुदा बयान दिखाता हूं कांग्रेस का, फिर उस पर आता हूं कांग्रेस को हो क्या गया। ये सवाल बार बार मन में उठता है, कांग्रेस को हो क्या गया है? कांग्रेस के नेता किस तरह के बयान दे? अब देखिए बेहूदगी की इंतहा है, कांग्रेस कहां से कहां पहुंच गई। सांप को मारो से लेकर ब्लाउज फाड़ो तक। अब आप सोच रहे हो ब्लाउज फाड़ो, ये बयान कांग्रेस के नेता का है। जानते हैं कांग्रेस में, केरल में कांग्रेस के नेता ने क्या बयान दिया? केरल में कांग्रेस के एक नेता का बयान मेरे हाथों में है। ये केरल कांग्रेस के नेता कहते हैं कि आपको अगर अपने राजनीतिक विरोधियों से निपटना है और जब आप उनके सामने होते हैं तो आप महिलाओं को आगे कर दो और महिलाओं से कहो अपने ब्लाउज फाड़ ले। आप सोच सकते हैं कि इस बयान का मतलब क्या है? मतलब महिलाओं को आगे कर दो और महिलाओं से कहो अपने ब्लाउज फाड़ दें, ब्लाउज फाड़ के महिलाओं। ये मतलब सांप को मारो ब्लाउज फाड़ो, ये किस स्तर पर कांग्रेस पहुंच गई है? ये इंतहा है भाई। ये लिमिट को भी लिमिट आप क्रॉस तोड़ चुके हैं। ये आप वहां पहुंच गए हैं।
तो ये सब बयान क्या दिखाते हैं? पवन खेड़ा का पत्नी को निशाना बनाना मुख्यमंत्री की, खड़गे जी का कहना कि भाई सांप की तरह सांप को मारो, ये सांप है इनको मारो, और कुरान में लिखा है, और उसके बाद ये ब्लाउज फाड़ो। ये क्या है? ये दरअसल कुछ नहीं, एक तो खड़गे जी तो अपनी कुर्सी बचा रहे हैं, दूसरा जो है कांग्रेस की फ्रस्ट्रेशन है। ये कांग्रेस की फ्रस्ट्रेशन है, कांग्रेस की मुस्लिम वोटों के लिए तुष्टीकरण और उसका जो फ्रस्ट्रेशन है वो जो है एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुका है। खड़गे जी ने जो बयान दिया वो जाहिर सी बात है, मुस्लिम वोट उनको लगता है आरएसएस बीजेपी को जितनी गाली देंगे मुस्लिम वोट कंसोलिडेट होगा, मुस्लिम वोट हमें मिलेगा, मुस्लिम वोट के भरोसे बैठे हैं, तो इसलिए सब कुछ इस तरह के बयान दो। और दूसरी तरफ कांग्रेस में जो बाकी इस तरह के बयानों की होड़ लगी है कि पवन खेड़ा या ये जो ब्लाउज फाड़ लो वाला जो नेता है, ये दरअसल कांग्रेस का फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है। ये जो 5 राज्यों में इस वक्त चुनाव हो रहे हैं, इसमें कांग्रेस की स्थिति जो है, आप देखिए कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस जो है वो, इसमें एक स्टेट है जहां पर कांग्रेस जो है सत्ता में आने की उम्मीद है, और वो स्टेट कौन सा है? वो स्टेट केरल है, जहां पर ये ब्लाउज फाड़ो बयान दिया गया। सिर्फ एक केरल है, क्योंकि केरल में बीजेपी वहां पर लड़ाई में मतलब बहुत पीछे है। मुख्य लड़ाई वहां पर एलडीएफ और यूडीएफ में होती है, यानी लेफ्ट फ्रंट में, और कांग्रेस का जो समर्थन है वो दोनों गुट है उसमें होती है, जो गठबंधन है। अब इसमें क्योंकि 2 बार से जो है लेफ्ट जीत रहा है, इसलिए कांग्रेस को उम्मीद है कि यहां पर जो है वो एक बार हरा लेगी, यहां पर वो एलडीएफ को सत्ता से बाहर करके यहां पर सरकार में आ जाएगी। तो एकमात्र केरल ऐसा है जहां कांग्रेस उम्मीद कर रही है, बाकी सब जगह कांग्रेस की बत्ती गुल है, पूरी तरह से उसकी वाट लगी हुई है। आप तमिलनाडु में बहुत संभव है कि वहां पर अगर सरकार रिपीट होती है तो वहां पर कांग्रेस जो है वहां सत्ता में रहे, लेकिन वो कांग्रेस का सत्ता में रहना नहीं, वो डीएमके की सत्ता में वापसी। और डीएमके कांग्रेस को मंत्री पद से लेकर सीटों तक में उसने कांग्रेस को बुरी तरह से रुला दिया। वहां कांग्रेस की स्थिति खराब है, डीएमके के कंधे पर है। और बाकी राज्यों में, पुडुचेरी में, वहां भी कोई संभावना नहीं है। पश्चिम बंगाल में तो कांग्रेस का अगर खाता खुल जाए तो यही बड़ी बात है। पिछली बार कांग्रेस 0 पर आई थी, फिर उसके बाद उसने एक सीट पर टीएमसी को हराया था, लेकिन जिसने हराया कांग्रेस के जिस व्यक्ति ने, टीएमसी ने उसको भी शामिल कर लिया। तो कांग्रेस का वहां पे 0 स्कोर है, विधानसभा में उसका एक भी व्यक्ति नहीं। ये कांग्रेस की स्थिति बंगाल में। उसी तरह से असम में देखें, असम में 10 साल से वहां सत्ता से बाहर हैं। इस बार उनको बीजेपी से कोई तीसरी ताकत तो है नहीं, आप बीजेपी को हराएंगे तो आप सत्ता में आ जाएंगे, लेकिन वहां से जो खबरें आ रही हैं, जो हेमंत बिस्व शर्मा की लोकप्रियता है, वहां जो बाकी तमाम फैक्टर है, उसमें कांग्रेस पूरी तरह से पिछड़ रही है। अब वो फ्रस्ट्रेशन जो है ना, सत्ता से दूरी का फ्रस्ट्रेशन, चुनाव में लगातार पिटने का फ्रस्ट्रेशन, अपने आप को ना प्रूव कर पाने का फ्रस्ट्रेशन, और राहुल गांधी को खुश करना है किसी भी, ये जो तमाम फ्रस्ट्रेशन है ना, उस फ्रस्ट्रेशन के चलते इस तरह के बयान निकल कर आ रहे हैं। लेकिन आप ये बात यकीन रखिए, आप मेरी बात मानिए, और मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस के लोग अगर सुन रहे हैं तो सुने, उनको थोड़ी सी ईश्वर सद्बुद्धि दे। इस तरह के बयानों से आपका भला नहीं हो सकता, इस तरह के बयानों से आप पिटोगे, और ज्यादा पिटोगे, और ज्यादा मार्जिनलाइज होगे। देश के जो नागरिक है उनकी निगाहों में आप और ज्यादा गिरोगे। इससे आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है। इस तरह से गालियां देकर, इस तरह के बेहूदगी वाले बयान देकर, ब्लाउज फाड़ो, सांप मारो, आप चुनाव नहीं जीत सकते। आप हेडलाइंस जरूर बना सकते हैं, लेकिन एक दिन हेडलाइंस बनाएंगे, उसके बाद आपको पवन खेड़ा की तरह मुंह छुपाकर भागना पड़ेगा। तो इस तरह की चीजें, इस तरह की राजनीति से बच जाएं तो बहुत अच्छा है, नहीं बचेंगे तो फिर आपकी इच्छा है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।